हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आईएमसी 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और कंपटीशन कितना बढ़ सकता है। ऐसे कई जो आपके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आईएमसी खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करवाता है। आईएमसी 2022 से यानी कि 2022 से जो है CUET पीजी का जो स्कोर है उसको काउंट कर रहा है, जिसके अंदर उसका पेपर कोड है CUQP 17, जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है। इस पेपर को जो लोग एग्ज़ाम इस पेपर का जो एग्ज़ाम देते हैं उसके स्कोर के बेसिस पे आईएमसी में काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में आपको बताना होता है कि आईएमसी में कौन सा कोर्स आपको चाहिए। फिर आपको जो है कोर्स अलॉट होता है, एडमिशन फीस जमा होती है और आप आईएमसी एक तरीके से पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे होगा, इस साल के लिए कैसे होगा, कब एग्ज़ाम होने हैं, तो पहली चीज़ आप नोट कीजिए कि CUET पीजी का जो एग्ज़ाम है ऑफिशियली एनटीए ने जो है वेबसाइट पे अपना शेड्यूल बता दिया है। तो मार्च में CUET पीजी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो 11 से 28 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है आपके एग्ज़ाम की वो है आपके 16 मार्च। 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। 2024 का ये शेड्यूल है। और CUET पीजी का अगर एग्ज़ाम मार्च में है तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? जनवरी में आएगा। जनवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब 5.5 महीने का समय आपके पास रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम एक बात ये भी जानते हैं कि आईएमसी में जो है लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल से पहले ठीक ठाक अच्छे खासे एप्लीकेंट्स आ रहे थे, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी कम संख्या रही अप्लाई करने वालों की, एग्ज़ाम देने वालों की। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा। जो लोग आईएमसी जाना चाह रहे हैं या मास कम्युनिकेशन में फील्ड में आने वाले लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब 2020 में आईएमसी ने खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाया था एक ऑनलाइन तरीके से और लोगों ने अपने घर से एग्जाम दिया था, उसमें करीब जो है 4,621 लोगों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था 3,707 लोगों ने। तो ये जो पूरा कंपटीशन था ना, उसमें कंपटीशन बहुत हाई भी था और बहुत इजी पेपर होने की वजह से सबसे ये कह सकते हैं कि उस समय की बहुत हाई कट ऑफ रही, ठीक है। एवरेज कट ऑफ में बता रहा हूँ यहाँ पे 90, वैसे एडीपीआर की 98 भी रही, किसी का 93, ऐसे करके एवरेज जो है 90 कट ऑफ आप मान सकते हैं कि पांचों जो कोर्सेज हैं उनका ये था। हालांकि उस समय अलग अलग एग्जाम हुआ था सभी कोर्सेज का। 2021 के अंदर पांचों कोर्सेज के लिए एक ही एग्जाम कर दिया। एप्लीकेंट्स की संख्या जो है करीब बढ़ी, 1000 के आसपास बढ़ गई, 4,599 रही, ठीक है। उसके बाद 5,345 लोगों ने जो है एग्जाम दिया। एवरेज कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहेगी क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। पॉलिटी के क्वेश्चन अचानक से थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिए और ये हुआ कि पेपर टफ था और सेंटर से एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि ये घर से एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा चीटिंग होने की संभावना रहती है, यहाँ पे डेफिनेटली रहती है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन आप एक अंडरस्टूड बात है कि घर से एग्ज़ाम देने में और सेंटर से एग्ज़ाम देने में डेफिनेटली बहुत डिफरेंस होता है। घर पे आप कंफर्टेबल भी काफ़ी रहते हैं, ठीक है। तो सेंटर से जब एग्ज़ाम हुआ तो ये जो है आपकी कट ऑफ उस समय 70 के आसपास रही, ठीक है। फिर 2022 में CUET पीजी का स्कोर कंसीडर करने लगा आईएमसी अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए। तो उस समय अगर हम देखें कि CUET पीजी में जो एप्लीकेंट्स थे वो करीब 14,000 के आसपास थे, लेकिन एग्ज़ाम जो पेपर कोड था, ये वाला पेपर कोड का एग्ज़ाम देने वालों की संख्या, फॉर्म तो इतने काफ़ी लोगों ने भरा था लेकिन एग्ज़ाम देने वालों की संख्या करीब 5,675 के आसपास थी। और कट ऑफ की अगर हम बात करें, एवरेज कट ऑफ 275 थी, ठीक, अच्छी खासी बढ़िया कट ऑफ आप कह सकते हैं। लेकिन 2023 में थोड़ा सा पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा बदल दिया और जिस तरह का 6 लाइन का एक ऑफिशियल कि फॉर्मेलिटी वाला सिलेबस लिखा है, उससे तो कुछ आया भी नहीं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उससे काफ़ी हटके आया। इसकी वजह से जो है एस्पायरेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई और 2023 में जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिर गई, ठीक। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 या आप
70 नंबर का जो है डिफरेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 5000 से सीधा जो है जंप वो है 8000 में। और डेफिनेटली अब आप ये मुझसे ये पूछेंगे कि 2024 में 2024 में कितना कंपटीशन रहेगा। डेफिनेटली हो सकता है कि 10,000 से प्लस चला जाए, ये डेफिनेटली बढ़ेगा, ये बात तो तय है। तो अब कहानी ये है कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपका जो रियल कंपटीशन है वो 10,000 लोगों के बीच में है। मतलब कि 10,000 लोग आपका ये वाला पेपर देंगे, उसमें से कितने टॉप में आना है, टॉप 200 में आना है, 300 में आना है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो 10,000 लोग जो हैं आपके बीच में बैठने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या वैसे भी बहुत रहेगी, लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं आते हैं बहुत से बच्चे। ठीक है, अगर आ जाएंगे तो हो सकता है 10,000 से ज़्यादा रह जाए। ठीक है, तो अनुमान ये है कि करीब 17,000 लोग इस समय फॉर्म भर सकते हैं और 10,000 लोग एग्जाम देंगे। कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है कि इस साल भी 275 के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि अगर पैटर्न यहाँ 2023 में चेंज हुआ है तो नए पैटर्न की प्रिपरेशन भी तो होगी ना, हम भी तो करवा रहे हैं। जो चीज़ें नई आई है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और इतना सब कुछ इतना डाइवर्स हो गया है, इतने सारे टॉपिक्स अब तो जुड़ गए हैं, या इतना वाइड सिलेबस जो है एक तरीके से क्रिएट हो गया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे, क्योंकि एक्चुअल जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस है, जो मैंने की वीडियो में भी बना रखा है और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी डाल रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर हम जो है सारे पेपर्स पुराने जो हैं, जो इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट हैं, वो डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो इस साल जो है आप कंपटीशन ये मान के चलिए कि अगर आपको स्कोर वाइज देखना है तो आउट ऑफ 400 नंबर का पूरा पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 275 मार्क्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट रहेगा। डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, वो सब मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो अदर जो मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं आप उन्हें देखते रहिए। और ये हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। ठीक है, और लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट के लिंक्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब ये बात है कि कंपटीशन कितना है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर 10,000 लोग एक तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से जो सीट्स हैं, ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि भाई 10,000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन सीटें इतनी नहीं हैं। अच्छी सीटों की बात करें जो कि प्लेसमेंट वाइज ठीक है, जो एकेडमिक्स वाइज ठीक है, जिसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, जिसका नाम है, नेम फेम है, कैंपस की वाइब जहाँ पे अच्छी आएगी, तो अच्छी सीट जो हैं आउट ऑफ, मतलब आपने 10,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जितने सारे 50 तरह के कोर्सेज COQP 17 के पेपर कोड में है, लेकिन उन सब में अच्छी सीटें जो है करीब 1000 है। और अगर आप 1000 के आसपास वाली रैंक में आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका कहीं पर भी सिलेक्शन लेना। और अगर आप टॉप 100 में आ जाते हैं तो आप खुश हो सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, अच्छा तो मिल ही जाएगा। अब टॉप 10 में आ गया तो भाई जिस चीज़ पे अंगुली रखोगे वो आपका है। ठीक है, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि टॉप 100 में आ जाएं, टॉप 200 में आ जाएं, तो ये अच्छा होता है। आप जहाँ पर भी जाना चाहेंगे डेफिनेटली आपको सीट मिल ही जाती है। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1000 सीट ही अच्छी सीट्स हैं, आप खुद मान के चलिए कि IMC में जितनी भी टोटल सीट्स हैं जिसके लिए COQP 17 का ये एग्जाम होगा, 503 सीटें हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 कोर्स हैं, मीडिया प्रैक्टिस और स्टडीज़, ऐसे करके उसमें 50 सीटें हैं, 25-25 करके। ठीक है, जामिया के भी अगर हम मान ले, क्योंकि COQP 17 में ये नहीं है। ठीक है, COQP 17 में अभी तक नहीं है, हो सकता है कि आ जाए। तो मैंने आपको यहाँ बताने के लिए जामिया की सीटें लिखी है कि जामिया के जो टोटल 7 कोर्सेज हैं, ठीक है, उसके भी अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे बने हुए हैं, जैसे कि AJK वाले हैं, कन्वर्जेंट है, मास कम्युनिकेशन है, आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, उसके अलावा से एक जो है मीडिया गवर्नेंस है। हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो हिंदी जर्नलिज्म, TV जर्नलिज्म, MA मास मीडिया है, ऐसे करके टोटल वो 7 कोर्सेज भी जोड़ लें तब भी 240 हैं वो, जो कि COQP 17 में है भी नहीं, उसका तो एग्जाम भी अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए ना कि जो जहाँ सबसे ज़्यादा सीट हैं वो क्या है, IMC है, और वो क्या है, जामिया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कुछ 3-4 ऑप्शन बढ़िया हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि अगर 10,000 कैंडिडेट्स आएंगे 2024 में
तो सीटें 1000 से ज़्यादा नहीं हैं, अच्छी वाली सीटें 1000 से ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये मैं सीट्स के हिसाब से आपको कंपटीशन बता रहा हूँ कि हर 10 में से एक बंदे को जो है अच्छी सीट मिलेगी, बाकी 9 लोगों को नहीं मिलेगी। अब उन 10 में से एक बंदा आपको बनना है तो अच्छी खासी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आईएमसी की सीटों को लेकर बहुत सारे लोग जो है मेरे को क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कट ऑफ क्या रही, ठीक है, कितनी सीट है, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये जान लीजिए जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है कि देखो आईएमसी में टोटल जो सीट्स हैं वो 582 हैं। ठीक है, 582 सीट्स हैं, यानी कि आईएमसी के जो 5 कोर्सेज हैं जो कि आपके ईजे, एचजे, आरटीवी, एडीपीआर, डिजिटल मीडिया, ठीक है, ये 5 कोर्सेज हैं जो कि CUQP 17 में हैं। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस वाले कोर्स हैं जैसे कि ओडिया जर्नलिज्म है, मराठी है, मलयालम है, उर्दू है, इनमें भी कुछ सीटें हैं। तो ये सारी सीटें मिला के 582 सीट्स आपकी जो है बन जाती है। टोटल सीट्स कितनी है आईएमसी में? 582। लेकिन इसमें से जो आपकी रीजनल वाली सीट्स हैं वो 79 है, तो उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो जो CUQP 17 में जो कोर्सेज हैं उनकी सीट्स 503 है। तो 503 सीटों के लिए CUQP 17 का पेपर जो स्कोर है कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश जर्नलिज्म ही चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके पास 207 सीटों का एक अल्टरनेटिव या विकल्प है। हिंदी जर्नलिज्म जो चाहते हैं तो 108 सीटें हैं टोटल मिला के, दिल्ली कैंपस, जम्मू और अमरावती। PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया चाहते हैं तो आपके पास 60 सीटें हैं, 20 सीटें दिल्ली कैंपस में हैं, 20 जम्मू में हैं और 20 आइजोल में हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल सीट्स आप देख सकते हैं। और जैसे कि ADPR और RTV को जो है आप हमेशा से ये बाईलिंगुअल डिपार्टमेंट है, डिजिटल मीडिया भी वैसा ही है, तो ये जो है आप बाईलिंगुअल डिपार्टमेंट कर सकते हैं। और ये भी जो है इंग्लिश का हो गया और ये आपका हिंदी का हो गया। मतलब कि जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? इंग्लिश जर्नलिज्म के इन कोर्सेज में जा सकते हैं, RTV में जा सकते हैं, ADPR में जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हिंदी जर्नलिज्म में जाएंगे तो आपका सेमेस्टर एग्जाम हिंदी में होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कहाँ जा सकते हैं, आपके लिए कितनी सीटें बन जाती है, कितना कंपटीशन आपके लिए है। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको जो है ये भी दिया है निकाल के कि जनरल कैटेगरी के अंदर, या जिसे हम ओपन सीट्स कहते हैं या जनरल सीट्स कहते हैं, या अनरिजर्व जो कि रिजर्व नहीं है, विदाउट रिजर्वेशन जो सीट है, वो टोटल सीट्स आपकी कितनी है? तो अराउंड 46% ये होता है। तो आपकी जो है 231 सीट्स हैं। ठीक है, आईएमसी में कितनी सीट्स हैं? 231 सीट्स ऐसी है जो कि ओपन कैटेगरी की है, यानी कि सबके लिए है, जिसमें जनरल के लिए भी, मतलब डेफिनेटली जनरल का बंदा तो केवल ओपन में ही जा सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो ओपन कैटेगरी होती है जिसे जनरल लिखा जाता है उसमें केवल जनरल वालों का ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए एक जो आपका टॉपर था उसने EWS से जो है फॉर्म भरा है, EWS उसके पास है, ठीक है, और अब वो सबसे टॉप करके चला गया है, सबसे हाईएस्ट स्कोर उसी का है, तो उसका सिलेक्शन EWS से नहीं होगा, जनरल वाली सीट से होगा, क्योंकि उसको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो जनरल जो सीट्स होती है जिसे हम ओपन सीट कहते हैं, जो कि जिस पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, उन सीट्स पे कोई भी जा सकता है। तो जनरल वाले जो लोग हैं उनके लिए कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों की सीटों में जा नहीं सकते और आपके लिए जो सीटें हैं उसमें कोई दूसरा आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको पहले समझ जाना चाहिए। तो ऊपर के ये जो 31 है वो पहले आप निकाल के चलिए कि उसमें तो कुछ ऐसे होंगे जो कि टॉप करने वाले लोग होंगे। तो जो जनरल वाले लोग हैं वो मान के चलिए कि ये जो 503 सीटें आपको दिख रही है, आपके लिए 503 सीटें नहीं है, पूरे आईएमसी में रीजनल वगैरह मिला के जितनी भी सीटें सब मिला के जो है आपके लिए 200 सीटें ही बनती है। ठीक है, रीजनल यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस वाले नहीं, 503 में से बता रहा हूँ, 503 में से अप्रोक्सीमेटली जो है आपकी 200 सीटें बनती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ओबीसी वाले अपनी सीट देख सकते हैं कि ADPR में कितनी है, RTV में कितनी है, और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और ये भी आप आराम से देख के समझ लीजिए, PDF है। और यहाँ से मैं ये समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे कि मैंने कहा, और आप में से बहुत से लोग पूछते ही हैं कि कितना स्कोर किया जाए,
तो पहले तो ये देखो कि अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, भाई आप 80 से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या पीडब्ल्यूडी है, तो पहले आप ये मत सोचिए कि मेरे पास तो रिजर्वेशन है, मेरा तो ऐसे हो जाएगा या मेरे लिए कट ऑफ कम रहेगी। हमेशा ये सोचिए कि जनरल की जो कट ऑफ है मेरे को वो फाइट करनी है, मेरे को ये अभी रिजर्वेशन का दिमाग में मत रखना है। मतलब अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखिए, अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन के टाइम आप जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है आप उसे हमेशा ध्यान में रखिए, प्रिपरेशन कीजिए। बहुत से लोग प्रिपरेशन करने से पहले से अरे ओबीसी की कट ऑफ क्या रहती है मेरे को ये बताओ। अरे मेरे भाई, अभी ओबीसी वगैरह के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? अभी जनरल के हिसाब से प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, पेपर टफ चला गया था। जो कट ऑफ 2022 में 275 थी वो 2023 में 205 हो गई। अब 2024 का क्या भरोसा, क्या रहेगी? ठीक है, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई प्रिपरेशन बहुत से लोग कर ही लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि नया पैटर्न मिला है तो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इससे तो बेटर ही कट ऑफ निकल के आएगी। तो 275 मान के चलते हैं, ठीक है, पुरानी कट ऑफ पे चले जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वो मान के प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हम क्यों अपने आप को कमज़ोर लेके चलें? तो रिजर्वेशन का जो चक्कर आप दिमाग में रख रहे हो प्रिपरेशन करने से पहले, उसे मत रखिए। अब ये चीज़ क्या है इसमें, ये चीज़ आपको अगर ये देखोगे ना, क्लोजिंग रैंक जो कि आपकी कट ऑफ है रैंक वाइज कट ऑफ है। बहुत से लोगों को रैंक वाइज कट ऑफ समझ में नहीं आती, तो मैं ये बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये मार्क्स है 278, ठीक है। 278 ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदे ने बनाए होंगे, 10 बंदे ऐसे हो सकते हैं जिसने 278 बनाया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसने 270 स्कोर बनाया। मान लीजिए कि 4 लोगों ने 278 स्कोर बनाए, ठीक है। अब रैंक में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कैसे डिसाइड होगा? तो एज के हिसाब से डिसाइड होगा। कैसे होगा? कि जिसकी एज ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसकी एज जो है 2001 है, ठीक है, और इसकी क्या होगी 2002 में है, इसकी 2002 के लास्ट किसी मंथ में है, इसकी 2003 के अंदर है, ठीक है। तो एज के हिसाब से जो बड़ा रहेगा, एलिजिबिलिटी तो है ही आईएमसी के अंदर, ठीक है, वो भी क्या है मैं बता देता हूं कि आपको 1 अगस्त 2024 इस वाली डेट को मान के ये निकाल लेना है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपकी एज 25 प्लस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 25 से कम, 25 साल 1 महीना या 1 दिन भी हो गया तो आईएमसी में काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। उसमें एज फैक्टर सबसे पहला जो है उसमें आपको लगाना पड़ता है। एज जैसे ही लगाओगे 25 से ऊपर आपकी आ रही है तो वो फिल ही नहीं होगा, फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। सीयूईटी का एग्जाम आप दे सकते हैं, उसको तो कोई नहीं रोकेगा ना, क्योंकि उसमें तो हैदराबाद भी है और भी 50 तरह की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे आईएमसी का, और बहुत से लोगों के साथ ये होता भी है कि एग्जाम वगैरह सब आईएमसी को ध्यान में रख के दिया है, फिर पता चला काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो भरा ही नहीं जा रहा, फिर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है, काउंसलिंग के फॉर्म में गड़बड़ है। गड़बड़ कहीं नहीं है भाई साहब। आप सबसे पहले ये देखिए कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि जनरल कैटेगरी के लोग 25 से अगर प्लस के लोग हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी जो आपको चेक करनी है, योग्यता जो चेक करनी है, 1 अगस्त 2024 के हिसाब से चेक करना कि 1 अगस्त 2024 को आपकी एज क्या रहेगी, उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना है। हाँ, जो लोग ईडब्ल्यूएस से हैं वो जनरल में ही हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस को एज के हिसाब से। तो ऐसे करके रैंक डिसाइड होती है। रैंक के हिसाब से देखें तो ये रहा, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से ही देखना बेटर है। और जो ये चाहते हैं, अब ये किसकी कट ऑफ है? आईएमसी के दिल्ली कैंपस की फर्स्ट राउंड की और सभी जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी वालों की कट ऑफ है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद कोर्स आपको मिले, आप खास तौर से जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपको टॉप 200 में तो आना ही पड़ेगा। देख लीजिए, एचजे में जो है 200 गया, नहीं तो आरटीवी में तो
टॉप 100 के अंदर ही सीटें भर गई जनरल की, ठीक है। एडीपीआर के अंदर भी जो है 74 रैंक तक जो है जनरल की सीटें भर गई है। कितनी सीटें हैं एक बार हम देख लेते हैं कि एडीपीआर में और आरटीवी में कितनी सीटें हैं जनरल की, देख लीजिए। एडीपीआर में जनरल की सीटें हैं 36 सीटें हैं एडीपीआर में जनरल की। आरटीवी में कितने हैं? 24 सीटें हैं जनरल की, ठीक है। और किस रैंक तक भर गई है, ठीक है, किस रैंक तक जो है हमारी भर गई है, ये रहा। एडीपीआर के अंदर 74 रैंक तक भर गई है, मतलब कि टॉप 74 में अगर आप हैं तो फर्स्ट राउंड में एडीपीआर के अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। कहाँ? 2022 में। एडीपीआर का यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ काफ़ी एडीपीआर की कम चली गई। लेकिन एक बार ईजे का देख के चलते हैं कि ईजे का क्या रहा 2022 में। 87 रैंक तक जो है ईजे की फिलअप होगी दिल्ली कैंपस में, जबकि यहाँ पे 2023 में क्या रहा, 111 रैंक तक रहा, ठीक है। तो इस तरीके से रहा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर रीजनल कैंपस में जाने वाले बच्चे थोड़े कम थे, तो यहाँ पर रैंक मतलब टॉप रैंकर्स ने दिल्ली कैंपस ही ज़्यादा भरा। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ टॉप रैंकर्स में भी ऐसे हैं जिन्होंने रीजनल कैंपस को जो है चूज़ किया है, ठीक है। टॉप 100 वाले रैंक होल्डर भी ऐसे हैं, तभी जाके आपको कट ऑफ जो है थोड़ी सी इस तरीके से दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है, जो कि मैं हमेशा ट्रेडिशनली या कंक्लूजन में बता देता हूँ, टॉप 200 में आने की कोशिश करो, ठीक है। टॉप 200 में कितने लोगों में से मैंने अभी आपको बताया 10,000 लोगों में से 10,000 लोग एग्जाम देंगे। फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी रह सकती है? 17,000। एग्जाम कितने देंगे? 10,000, ठीक है। टॉप 1000 सीट्स हैं, मतलब टॉप की जो सीटें हैं टोटल 1000 है। लेकिन अगर आपको आईएमसी वगैरह के फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लेना है, जनरल कैटेगरी वगैरह से हो, तो टॉप 200 में आने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कंपटीशन कितना है, क्या है। तो कंपटीशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को कितनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई साहब ये है कि CUET PG की डेट आ गई है, 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी कम समय आपके पास रहा है। COQP 17 का जो पेपर कोड है उसमें एग्ज़ाम होगा, और ये आपकी कट ऑफ मैंने बता दी कि कट ऑफ 2022 और 23 की क्या गई है, टॉप 200 के अंदर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेटा भी मैंने आपको दिया है, विथ फैक्ट्स मैंने बात की है, मैंने कुछ भी अपने मन से आपको नहीं बताया। एक बार मैं टाइम के ऊपर भी बात कर लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 महीने हैं, ठीक है। मैं 20 सितंबर को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी दिन से जोड़ रहा हूँ कि 16 मार्च से सितंबर के बीच में 20 सितंबर के बीच में कितना टाइम है। तो 5 महीने 26 दिन ये बता रहा है। आप मान के चलिए कि 5 महीने 25 दिन आपके पास हैं, ठीक है। तो आप अपना टाइम सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए, अपना खुद का शेड्यूल निकाल के देखिए कि मेरे पास अगर 5 महीने हैं, पूरे 5 महीने हैं और 25 दिन भी हैं, तो मेरे को कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर दिन से और महीने से समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है डेज में देखना। डेज में कैसे देखें कि अगर मेरे को दिन के 2 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार हम ये मान लेते हैं कि आपके पास 175 डेज ही रहे, तो 175 डेज अगर आपके पास रहे हैं, ठीक है, और अगर आप दिन के केवल 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 2 घंटे। अब आप देख लीजिए कि कितना पढ़ पा रहे हैं। अब इसको जो है ओवर्स में कैलकुलेट कीजिए कि मेरे को जो है टोटल इतना ही टाइम मिलेगा। कोई किसी को 3 है, किसी को 4 है, जितना भी आपको टाइम मिलेगा पर डे के हिसाब से, उस हिसाब से निकाल लीजिए कि मेरे को टोटल इतने घंटे का टाइम मिलना है और मेरे को इतनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे आपको आपका गोल समझ में आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ओवर्स में निकाल के देखें, तो पहली बात तो ये कि ये जो हमारे पास 24 घंटे होते हैं उसमें 12 घंटे तो हम सोने में, खाने में, पीने में, घूमने में, मोबाइल चलाने में या एंटरटेनमेंट की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। 12 घंटे आपके चले जाते हैं दिन के, मतलब आधा टाइम। अगर 4200 घंटे आपके पास हैं तो आपके पास अब इतना ही टोटल ओवर्स में टाइम रहा है, ठीक है। तो एक तो ऐसे निकाल के देख सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जितने दिन बचे हैं उसमें पर डे आप कितना टाइम दोगे उसको आप कैलकुलेट करके निकाल के देखिए, जिससे आपको ये समझ में आए।
अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि कम से कम कितना समय जो है देना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन के लिए, जिस लेवल का ये जो है पेपर आ रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप निकाल सकते हैं तो कम से कम जो है 600 घंटे जरूर निकाल लेना। 600 आवर्स आप निकाल लीजिए। कितने समय में? 5 महीने आपके पास हैं टोटल। इन 5 महीनों में 600 घंटों को ऐसे मैनेज कीजिए कि आप COQP 17 की प्रिपरेशन कर सकें, और साथ में अगर आप जामिया भी जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है। अगर आप ये समय बचाना चाहते हैं, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी लर्निंग ऐप पर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी जो भी क्वेरीज है, जो कि डेफिनेटली होनी भी चाहिए अच्छे एस्पायरेंट को, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट लिंक दिए हुए हैं, कहीं से भी अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।